प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य के बारे में, जिसमें ना ही कोई नकारात्मक शब्द आया रहता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है। इसकी पहचान है, इसमें कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल तक चलता रहता है, यानी कोई कार्य पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है। जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। इसमें क्या बात हो रहा है कि कोई व्यक्ति है जो सुबह से लेकर अभी तक किताब पढ़ ही रहा है और पढ़ने का कार्य अभी तक चल रहा है। जैसे तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, तुम 2 घंटे पहले खेलना शुरू किए हो और अभी तक खेल ही रहे हो। अभी बात करते हैं इसमें प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब की। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन तथा हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं किसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं और किसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यदि समय निश्चित हो तो उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अनिश्चित हो यानी कि समय का पता ना हो उसमें, तो उसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग इसके उदाहरण को देखने से पहले इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि समय निश्चित हो तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, यदि समय अनिश्चित हो तो उसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं और फिर टाइम लिख देते हैं। जैसे तुम सुबह से खेल रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, तो सबसे पहले यू लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, खेलना यानी कि प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं आया तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लिखना है, चूँकि समय निश्चित है क्योंकि सुबह से ही खेला जा रहा है, तो हमको पता है कि आज सुबह से ही खेल रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और फिर टाइम लिखना है, तो कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, फिर मॉर्निंग लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, तो सबसे पहले ही लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ बीन लिख देंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना यानी कि रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। फिर सिंस या फॉर लिखना है, चूँकि यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, बस यही बोला जा रहा है कि 2 घंटे से खेल रहा है। अब कब से 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह से 2 घंटे से खेल रहा है, या दोपहर से 2 घंटे से खेल रहा है, या शाम से 2 घंटे से खेल रहा है, यह निश्चित नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद टाइम लिखना है, तो कब से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, तो लिख देंगे 2 हावर्स। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 हावर्स, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 हावर्स। चलिए गाइज, अब हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसके निगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया रहता है। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर समय यदि निश्चित हो तो उसके लिए सिंस लिखते हैं, यदि अनिश्चित हो तो उसके लिए फॉर लिखते हैं और फिर टाइम लिख देते हैं। जैसे राधा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो सबसे पहले राधा लिखेंगे, उसके बाद राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग होता है, तो फिर हैज़ लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? जाना, यानी कि गो, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ जा रही है? स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। चूँकि समय निश्चित नहीं है, 2 दिन से बोला जा रहा है और डेट यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कब से 2 दिन से नहीं जा रही है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर समय लिखना है, तो लिख देंगे 2 डेज। तो इसका ट्रांसलेशन होगा राधा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। राधा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, और दूसरा कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, तब इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं? इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर समय के अनुसार सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर समय लिखते हैं। जैसे क्या कुत्ता 4 बजे से भौंक रहा है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हैज़ द डॉग बीन बार्किंग सिंस 4 o'clock? हैज़ द डॉग बीन बार्किंग सिंस 4 o'clock? अभी बात करते हैं इसके सेकेंड कंडीशन की। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर समय के अनुसार सिंस या फॉर लगाते हैं, फिर समय की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो? तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैव यू बीन वीपिंग फॉर 2 hours? वाई हैव यू बीन वीपिंग फॉर 2 hours? गाइज आप वीपिंग को क्राइंग भी लिख सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि एक ही वाक्य में नकारात्मक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द दोनों साथ आए रहते हैं। जैसे तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है और नकारात्मक शब्द भी इसी में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार है क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है? यहाँ पर क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरू में आया है और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा डेली इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।